वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कोलिजन्स में मोमेंटम और इंपल्स रिकैप देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो मोमेंटम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम क्या बताता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, यानी कि अगर P से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोमेंटम को, तो P होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी दोनों मिलकर ये बताता है कि कितना ज्यादा मोशन है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि P इज इक्वल टू mv होता है। अब मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही रहेगा जनरल केस में, अनलेस इट इज वेरिंग, फॉर मेनी रीजंस इट कैन हैपन। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, राइट? वेलोसिटी वेरी कर सकती है। तो अगर वेलोसिटी वेरी करेगी अगर टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ, तो मोमेंटम भी वेरी करेगा, राइट? तो उस केस में मोमेंटम चेंज होगा वेलोसिटी के कारण। लेकिन अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो जिनका मास अलग अलग हो, ठीक है, अगर मैंने एक स्मॉल बॉल ले ली, ठीक है, वो भी v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और एक बड़ा सा ट्रक ले लिया जो कैपिटल एम का है, जाहिर सी बात है कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा ही होगा, तो वो भी अगर v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और पूछा जाए कि दोनों का मोमेंटम का कंपैरिजन करो, तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसका मोमेंटम क्या होगा? mv। इसका मोमेंटम क्या होगा? मान लो p डैश है कुछ, कैपिटल mv होगा। अब हमें यह पता है कि m इज ग्रेटर देन स्मॉल m फॉर श्योर, तो p डैश की वैल्यू जो होगी विल बी ग्रेटर देन p। ठीक, तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि बिगर मास और हायर वेलोसिटी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे लार्जर मोमेंटम को। ठीक है, यहां पर मोमेंटम p डैश का ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसका लार्जर मास था इसके कंपैरिजन में, इवन दो कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन p डैश की वैल्यू ज्यादा आई p से। ठीक है, अगर वही मैंने जैसे बताया, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मास अगर सेम हो, फॉर एग्जांपल दोनों ही जो है स्मॉल m की बॉल्स हैं, ठीक है, और एक की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है लेट्स सपोज 3t के रिस्पेक्ट में, और यहां जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 9t है, तो एट t इक्वल टू 1 इसकी वेलोसिटी 3 होगी, एट t इक्वल टू 1 इसकी वेलोसिटी 9 होगी। वैसे ही जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा इससे कम ही रहेगी, 9t वाला हमेशा ज्यादा रहेगा v से, राइट? तो वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगा इसका, तो इसका मोमेंटम जो है, मान लो ये बॉडी A है, ये बॉल B है, तो बॉल B का मोमेंटम हमेशा बॉल A के मोमेंटम से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया कि कैसे हायर वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करती है लार्जर मोमेंटम को, अगर मास कांस्टेंट हो, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो लार्जर मास ही डिसाइड करेगा कि लार्जर मोमेंटम किसका है। ठीक है, और मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगेन ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ते हो 9th 10th में कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन कहां होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, तो कभी कभी वेलोसिटी, अभी तो हमने जो जिक्र किया यहां पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वन डायमेंशन का है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली हम लोग कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी कुछ है इसकी वी आई कैप लिख सकते हैं ना, बिकॉज राइट डायरेक्शन में ही है, यहां भी वी आई कैप। लेकिन कभी कभी तो उस केस में तो मोमेंटम जो पी आएगा वो भी आई कैप में ही आएगा, राइट? मास जो होता है वो तो सिर्फ एक नंबर होता है, वो स्केलर होता है। पी डैश बी जो आएगा वो भी आई कैप ही आएगा फिर। लेकिन अगर वेलोसिटी 2 डायमेंशन हो, तो जैसे मान लो वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो, ठीक है, आई में भी कंपोनेंट है इसका और जे में भी है, तो उस केस में यहां पर ये वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, आई मीन दिस वन वी हैव टू पुट हियर। तब जो हमें आंसर आएगा m टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप आएगा। तो m जब मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो जो x कंपोनेंट आएगा वो px बताएगा, यानी कि जो मोमेंटम x डायरेक्शन में वो बताएगा, और m इंटू 3 बताएगा कि मोमेंटम y डायरेक्शन में कितनी है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब इंपल्स क्या होता है? देखो, इंपल्स को जे से शो करते हैं और ये एफ डेल्टा टी होता है। ठीक है, इट शोज कि हाउ ए फोर्स चेंजेस मोमेंटम। अब यहां मोमेंटम का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, अगर हम लोग इंपल्स को एफ डेल्टा टी लिख रहे हैं, और हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, या फिर स्मॉल डी से अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो, डीपी बाय डी भी लिखते हैं ना, टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो डेल्टा लगा देते हैं, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को ही हम लोग फोर्स कह रहे हैं यहां पे। अब अगर यही फोर्स, ये वाला फोर्स उठा के मैं यहां रख दूं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और यहां डेल्टा टी ऑलरेडी है, दोनों कैंसिल हो गए, तो जे किसके बराबर आ गया? जे आ गया डेल्टा पी के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी एफ माइनस पी आई, पी मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, राइट? तो इसीलिए यहां पर जो है पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय द वे? एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम तो दोनों का सेम ही रहेगा, और वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। एम को कॉमन ले लिया हमने, तो वी एफ माइनस वी आई हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? जे, और दैट इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी ऑल्सो।
ठीक है, तो J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी को ही डेल्टा पी कहते हैं, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। तो ये कंबाइनली कभी कभी यूज किया जा सकता है किसी क्वेश्चन में, तो इन तीनों सीक्वेंस को ध्यान में रखना, भूल जाओ तो डिराइव कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इंपल्स को याद करने का तरीका ये कि J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है। इट शोज कि हाउ फोर्स चेंजेस मोमेंटम, यहां फोर्स जो लग रहा है उसी के कारण तो मोमेंटम में बदलाव आएगा, राइट। तो F को डेल्टा टी से, यही डेल्टा टी जब इधर लेके चले जाओगे तो ये डेल्टा पी ही जो एक्चुअली में इंपल्स होता है, F डेल्टा टी ही, ठीक है। इंपल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, ये मैं डिराइव करा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स फॉर 0.5 सेकेंड, अगर 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, एक्ट्स फॉर 0.5 सेकेंड, डेल्टा टी यहां पर दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एफ डेल्टा टी करेंगे तो इंपल्स आ जाएगा। J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है, F 10 है और डेल्टा टी 0.5 है, तो सिंपल आंसर है 5 न्यूटन सेकंड आ गया। हाँ, इसकी यूनिट तुम देख लो एक बार। अब J हमने देखा कि F डेल्टा टी होता है, F की यूनिट क्या होगी, SI में न्यूटन होगी, और डेल्टा टी क्या होगा, सेकंड में आएगा, तो न्यूटन सेकंड इज द SI यूनिट फॉर इंपल्स, ठीक है। इसलिए यहां पर न्यूटन सेकंड में आंसर आ रहा है 5 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब इंपल्स और फोर्स टाइम ग्राफ का रिलेशन देख लेते हैं। अब हमने जान लिया है कि J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है, ठीक। तो अगर F और टाइम को x एक्सिस पे रखो और F को y एक्सिस पे रखोगे और कोई ग्राफ ऐसे है कुछ, ठीक है, तो फॉर अप टिल दिस रीजन, तो यहां पर देखो ये जो हमारा पार्ट होगा, छोटी सी स्ट्रिप हमने कंसीडर की हुई है, तो ये अगर dt है स्मॉल टाइम, और फोर्स भी देखो वेरी कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे फोर्स भी हमने लिया, वो भी ft मान लो, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का, वो f इंटू डेल्टा टी होगा या f इंटू डी टी होगा, राइट। जिसको अगर हम लोग, और ये फोर्स वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर एरिया निकालें इसका तो क्या आ रहा है, देखो एफ डी टी का इंटीग्रेशन करने पे ये एक्चुअली में यही बन रहा है ना, J के बराबर, इंपल्स के बराबर ही ना। तो फॉर अगर फोर्स को और dt, फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट हो, ले सपोज 2t हो, 2t न्यूटन, तो ये 2t यहां रखेंगे तो फिर dt को हम लोग 0 से लेके जहां भी टाइम दिया हुआ वहां तक इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, राइट। तो जो भी एरिया आएगा वो एक्चुअली क्या कर लेगा, इस पूरे को स्वीप कर, ये छोटी सी स्ट्रिप क्या करिए, इंटीग्रेट होने के बाद पूरे एरिया को स्वीप कर ले रही है, तो इसका एरिया पूरा आ जा रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली में इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डेल्टा टी को ही, ठीक है। बिकॉज ये जो फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा टी, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, हमेशा याद रखना, दिस फॉर्मूला इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। यहां पर जो हमने फॉर्मूला लगाया एफ डेल्टा टी का J के बराबर, वो 10 न्यूटन कांस्टेंट लग रहा था 0.5 सेकंड के लिए इसे लगाया, लेकिन मान लो कि वेरिएबल फोर्स हो, ठीक है, फोर्स वेरी कर रहा हो, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब जो J का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफ डी टी का इंटीग्रेशन, जो यहां पे लिखा हुआ है, और यही एरिया के बराबर हो रहा है इसके, यानी हम लोग एफ डी टी जो ये एरिया है इसको इंपल्स के बराबर लिख सकते हैं ना, J के बराबर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि एफ डी टी का जो इंक्लोज ग्राफ होता है वही हमें इंपल्स देता है, ठीक है। तो कभी भी हमें ग्राफ दिया गया हो फोर्स वर्सेस टाइम का और इंपल्स पूछा गया हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना है हमने, ठीक है। कभी कभी सिंपल ग्राफ आ जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल का ग्राफ आ जाएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देना है, अगर ट्रेपेजियम का आ जाएगा तो ट्रेपेजियम का एरिया लगा देना है, ठीक है। और ऐसा कुछ कर्वेचर आता है तब उसका फंक्शन दिया गया होगा, लाइक दिस 2t क्यूब और समथिंग लाइक एज फंक्शन, एंड उस फंक्शन को लेके हमने dt के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उस हिसाब से, ठीक है। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, देखो अभी हमने जाना कि J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होगा कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो F की वैल्यू होती है डेल्टा P बाई डेल्टा टी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ये दोनों कैंसिल हो गए, डेल्टा P आ गया J की वैल्यू, और डेल्टा P किसके बराबर होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल के बराबर, यानी MVF माइनस MVI, M को कॉमन ले लो, VF माइनस VI हो गया, ये हो गया हमारा J, ठीक है। तो F डेल्टा T या J को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MVF माइनस VI, यानी कि फोर्स अप्लाइड ओवर ए टाइम चेंजेस मोमेंटम, जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसी की वजह से ये मोमेंटम में चेंज आया ना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो फोर्स लगने के कारण ही आ रहा होता है। यही कनेक्शन होता है हमारा इंपल्स और मोमेंटम में, ठीक है, जिसको मैंने दोबारा डिराइव करा दिया, इसके पिछले स्लाइड में भी कराया था। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, अच्छा इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि
एयर बैग्स क्यों लगाए जाते हैं तुम्हारे कार्स में? क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हो, ठीक है, तो क्या हो, एयर बैग्स निकल आते हैं, ये उनका फंक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, इंपैक्ट टाइम को बढ़ा देते हैं। अब देखो इंपैक्ट टाइम बढ़ने, जैसे तुम्हारा जो कांटेक्ट होगा विंडशील्ड से, जैसे ही कोई कोलिजन हुआ और तुम टकराने वाले हो सामने वाले डैशबोर्ड से, तो ये एयरबैग्स क्या कर देंगे, थोड़ा सा फ्लफीनेस ला देंगे, जिसकी वजह से जो इंपैक्ट है उसका टाइम बढ़ जाएगा। और अगर टाइम बढ़ गया तो देखो इस फॉर्मूले से J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है, राइट। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, J बाई डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी जो है वो अगर बढ़ गया टाइम, तो ये फोर्स घट जाएगा ना, जो इंपैक्ट लग रहा है फोर्स का वो तुम पे वो घट जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी इंजरी कम हो सकती है और सेफ्टी मेजर्स में आ जाता है इसीलिए, ठीक है। इट रिड्यूसेस फोर्स, ठीक है, फोर्स कम हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल और ये भी है कि कैचिंग ए बॉल, जब भी तुम किसी प्लेयर को फील्डिंग करते समय बॉल कैच करते हुए देखते हो, तो तुम देखते हो कि वो कैच करते समय बॉल को पकड़ते समय हाथ को नीचे की ओर कर लेता थोड़ा सा, ठीक है। जो ये नीचे को लाने का जेस्चर है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, राइट। इंपैक्ट टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम जो हो रहा है बॉल का उसके हाथ के साथ। तो जैसे ही डेल्टा टी बढ़ता है तो अगेन उसके हाथ में जो चोट लग रही है, फोर्स लग रहा है उस बॉल के द्वारा, वो घट जाता है और वो इजिली जो है उसको हैंडल कर लेता है और कैच कर लेता है। अदरवाइज चोट ज्यादा लगेगी तो बॉल छटक के बाहर आ जाएगी। तो ये एक टेक्निक है, कैचिंग ए बॉल मूविंग हैंड्स बैकवर्ड, रिड्यूसेस इंजरी ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द फोर्स इंपैक्ट, and also it maintains that catch to be in a good hands. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं एक बार। किसी भी क्लोज सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो मोमेंटम लीनियर का कंजर्व ही होगा, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया हुआ है फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होती है, ठीक है, या फिर डीपी बाई डी टी होती है, ठीक। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में नहीं लग रहा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ, अगर ये जीरो है तो क्या होगा, डीपी बाई डीपी जो है वो भी जीरो हो जाएगा। डीपी एक्चुअली क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो होगा वो भी जीरो होगा, और पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी इनिशियल देन, ठीक है। तो पी फाइनल पी इनिशियल के बराबर होता है इन द केस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी से आता है, इसी बेसिक वैल्यू से आता है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे लगाया है वो जीरो। जैसे कि अगर दो बॉल्स कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, इस सरफेस पे थी और इधर से वी वेलोसिटी, V1 वेलोसिटी से ये आ रहा है, V2 से ये आ रहा है, ठीक है, दोनों ने कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद टकरा के वापस चले गए ये, ठीक है। तो जिस इंपैक्ट टाइम के लिए कोलिजन हुआ है, ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाना। ये जो है एक सिस्टम मान लो इन दोनों को, तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, सारे फोर्स इंटरनल है। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोमेंटम में, सिस्टम में, यहां जो ये पी है एक्चुअली किसका है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम है, ठीक है। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम है, ठीक। और ये फाइनल मोमेंट, सॉरी, ये इनिशियल मोमेंटम है ऑफ होल सिस्टम। यहां पर गलतियां करते हैं बच्चे कि वो एक बॉडी का मोमेंटम से कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, जितनी भी बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही होंगी या कोई भी इंटरेक्शन हो रहा होगा उनमें, तो उनका टोटल का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल निकालना पड़ता है, तब इक्वेट करते हैं हम लोग, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा होता इसमें, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। और अगर हम लोग दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस जो है वो सिर्फ क्या करेंगे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम में, तो सिस्टम का जो नेट मोमेंटम वो तो कंजर्व रहना चाहिए ना, इसीलिए हमने एफ एक्सटर्नल को जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, इसी केस में देख लो, ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो अब इनिशियल जो मोमेंटम था क्या था, देखो m1 v1 था और m2 v2 था, इनिशियल मोमेंटम pi, देखो pi इक्वल टू pf होना चाहिए ना, बिकॉज अगेन इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो pi क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, वो लिखा हुआ है यहां पे। और मान लो कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटी इसकी हो जाती है v1 डैश और इसकी हो जाती है v2 डैश, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 का, m1 v1 डैश, और इसका हो जाएगा m2 v2 डैश। ये दोनों ही इक्वेट करने पड़ेंगे बिकॉज pi इक्वल टू pf होता ही है। तो इससे हम लोग जो भी इसमें अननोन होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। यही कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, आई मीन कंजर्वेशन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, और ये कोलिजन प्रॉब्लम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।